नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कंपस पर, जहां हम दुनिया की मशहूर और अनसुनी कहानियों को हिंदी में लेकर आते हैं। हमारी कोशिश है कि हर भाषा, हर संस्कृति की बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाई जाए। आज हम आपको सुना रहे हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी, ब्राजीलियन काला बाघ। ये कहानी लिखी है मशहूर अंग्रेजी लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने, जो अपने जासूसी किरदार शर्लॉक होम्स के लिए जाने जाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां रहस्य, भय और रोमांच आपकी कल्पना को नया मोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कहानी, ब्राजीलियन काला बाघ। मिजाज थोड़ा कुलीन, अपेक्षाएं अनगिनत, नसों में शाही खून बह रहा है, लेकिन जेब खाली है, कमाई का कोई जरिया नहीं। एक युवक के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। मेरे पिता एक सरल, सीधे व्यक्ति थे। उनके बड़े भाई, अविवाहित लॉर्ड सादरटन, एक विशाल संपत्ति के मालिक थे। इस बड़े भाई की उदारता पर मेरे पिता को इतना भरोसा था कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके इकलौते बेटे को कभी अपनी रोजी रोटी की चिंता करनी पड़ेगी। उन्हें यकीन था कि या तो सादरटन की विस्तृत जमींदारी में या कम से कम सरकार के कूटनीतिक विभाग में मेरे लिए एक जगह तय होगी। उनकी यह धारणा कि यह कभी संभव नहीं होगा, उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण उन्हें पता नहीं चल पाई। जैसे मेरे चाचा ने, वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और न ही मेरे भविष्य को लेकर कोई चिंता जताई। कभी कभार कुछ शिकार के पक्षी या खरगोश का जोड़ा चाचा की ओर से तोहफे के रूप में आता है और उसी से यह पता चलता है कि मैं इंग्लैंड के सबसे समृद्ध जमींदारी में से एक ओटविल प्रासाद का उत्तराधिकारी हूं। बहरहाल, मैंने शादी नहीं की है और लंदन के ग्रोवेनर मैंशन में किराए का घर लेकर शहरी जीवन जी रहा हूं। मेरा काम है पक्षियों का शिकार और हार्लिंगहैम में पोलो खेलना। मेरा कर्ज हर महीने बढ़ता जा रहा है और यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ समय बाद इसे चुकाने का कोई उपाय नहीं बचेगा। मेरी इस दुर्दशा को और अधिक उजागर करता है यह तथ्य कि लॉर्ड सादरटन के अलावा मेरे पास और भी कई अमीर रिश्तेदार हैं। इनमें से सबसे करीबी है मेरा चचेरा भाई एवरार्ड किंग। ब्राजील में रोमांचकारी जीवन बिताने के बाद वो हाल ही में वापस आया है और अच्छी तरह से बस गया है। उसकी कमाई का जरिया क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ है क्योंकि वो अब सफोक के क्लिप्टन ऑन दी मार्श में ग्रेलेंस जमींदारी का मालिक है। इंग्लैंड आने के बाद पहले साल उसने मेरे कंजूस चाचा की तरह ही मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन एक गर्मियों की सुबह जब मैंने देखा कि उसने ग्रेलेंस कोर्ट में कुछ दिन बिताने का निमंत्रण भेजा है तो मेरा दिल खुशी से भर गया। उस समय मैं दिवालिया होने के डर से दूसरे प्रकार के कोर्ट जाने की सोच रहा था और तभी संयोगवश ये चिट्ठी आई। अगर मैं इस अनजान भाई को प्रभावित कर सका तो शायद बचने का कोई रास्ता मिल जाए। कम से कम पारिवारिक सम्मान की खातिर उसे मुझे सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने नौकर से अपना सामान पैक करने को कहा और उसी दिन शाम को क्लिप्टन ऑन दी मार्श के लिए रवाना हो गया। इसीचे में गाड़ी बदलकर एक लोकल ट्रेन ने मुझे असमतल घास के मैदान के बीच स्थित एक निर्जन छोटे से स्टेशन पर उतार दिया। मेरे लिए कोई गाड़ी नहीं आई थी। बाद में पता चला कि मेरा टेलीग्राम देर से पहुंचा था, इसलिए मैंने पास के एक सराय से एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली और आगे बढ़ गया। गाड़ीवान एक बढ़िया आदमी था। वो मेरे भाई की तारीफों के पुल बांध रहा था। मैंने समझ लिया कि इस क्षेत्र में एवरार्ड किंग की ख्याति पहले ही फैल चुकी है। उसने स्थानीय स्कूल के बच्चों के लिए पार्टी दी थी, आम लोगों को उसके विशाल बगीचे देखने की अनुमति दी थी और कई तरह के जनहितकारी कार्यों में आर्थिक मदद की थी। संक्षेप में, उसने इतनी उदारता दिखाई कि गाड़ीवान को यह विश्वास हो गया था कि वो संसद में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। रास्ते में गाड़ीवान से बात करते हुए अचानक मेरी नजर एक रंग बिरंगे पक्षी पर पड़ी। वो पक्षी सड़क किनारे एक टेलीग्राफ के खंभे पर बैठा था। पहले मुझे लगा कि यह कोई नीलकंठ जैसा पक्षी है, लेकिन करीब जाने पर देखा कि यह आकार में उससे काफी बड़ा है और इसके पंखों में रंगों की अधिक विविधता है। गाड़ीवान ने कहा, हम जिनके पास जा रहे हैं ये पक्षी उन्हीं का है। उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति दक्षिण अमेरिका से विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी लाकर यहाँ की जलवायु में उन्हें पालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेलेंस पार्क के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही इस बात के कई प्रमाण मिले। छोटे छोटे बूटेदार हिरण,
शूकर जाति के एक प्रकार के जानवर, शायद उनका नाम पेकरी है। एक चमकीले रंग वाला ओरियोल पक्षी, चींटियां खाने वाले एक प्रकार के जीव और मोटे तगड़े बैजर जैसे जानवर रास्ते में घने पेड़ों से घिरे घुमावदार रास्ते पर दिखाई दिए। मेरा चचेरा भाई गाड़ी की आवाज सुनकर समझ गया कि मैं आ गया हूं और घर के बाहर सीढ़ियों पर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव था, लेकिन कोई खास विशेषता नहीं थी। वो छोटा और मोटा था, उम्र लगभग 45 साल, धूप में जला हुआ गोल चेहरा जिसमें अनगिनत झुर्रियां थी। उसने सफेद लिनन की शर्ट पहन रखी थी, जैसा कि प्लांटर लोग पहनते हैं। मुंह में चुरूट था और सिर पर पनामा टोपी। देखकर लगा कि वो पूर्व के किसी उपनिवेश के बंगलों का निवासी है और इंग्लैंड की इस ऊंची, स्तंभयुक्त, शानदार इमारत में वो कुछ असंगत सा लगता है। सुनो, वो व्यक्ति मुड़कर किसी अदृश्य व्यक्ति को संबोधित करते हुए बोला, वो आ गए हैं, हमारे मेहमान। ग्रेलेंस में तुम्हारा स्वागत है, मार्शल भाई। तुमसे मिलने का अवसर पाकर मैं बेहद खुश हूं। इस शांत से गांव में मेरे घर पर तुम्हारे कदमों की आहट मुझे वास्तव में सम्मानित महसूस करा रही है। उनकी इस गर्मजोशी भरी स्वागत से मेरे सारे संकोच पल भर में दूर हो गए और इसकी मुझे सख्त जरूरत थी, क्योंकि उनके बुलाने पर जो फीकी और लंबे कद की महिला बाहर आई, उनका व्यवहार असामान्य रूप से रूखा था। मुझे लगा कि वो ब्राजील की महिला है, हालांकि उनकी अंग्रेजी अच्छी थी। शायद हमारे देश के तौर तरीकों की जानकारी न होने के कारण ही उनका ये कठोर स्वभाव था। उनके व्यवहार से ये साफ समझ में आया कि ग्रेलेंस कोर्ट में मेरी उपस्थिति से वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। उनके शब्दों में कोई अशिष्टता भले न थी, लेकिन उनकी भावनात्मक आंखों की नजर ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक मैं लंदन वापस नहीं चला जाता, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे कर्ज का बोझ इतना भारी था और इस धनी रिश्तेदार के मेरे उद्धारकर्ता की भूमिका निभाने की संभावना पर मेरा विश्वास इतना मजबूत था कि मैंने उनकी पत्नी की कठोरता को पूरी तरह से नजरअंदाज करने और उनके पति की मेहमान नवाजी का पूरा लाभ उठाने का मन बना लिया। मैंने देखा कि मेरे आराम का पूरा ख्याल रखा गया है। जो कमरा मुझे दिया गया था वो बहुत शानदार था। फिर भी वो बार बार पूछते रहे कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे पूरा करने के लिए तैयार है। मैं लगभग कहने ही वाला था कि मेरे लिए सबसे अधिक सुविधा होगी यदि कुछ धन का प्रबंध हो जाए, लेकिन तुरंत ही एहसास हुआ कि यह कहने का समय अभी नहीं आया है। रात के खाने की व्यवस्था बहुत परिष्कृत थी और भोजन के बाद हवाना सिगार और कॉफी का आयोजन था। सिगार, उनके अनुसार, उनके अपने बगीचे के तंबाकू से बनाए गए थे। रास्ते में गाड़ीवान ने जो कहा था वो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं था। ये मैं अच्छी तरह समझ सकता था। उनके जैसा महानुभाव और मेहमान नवाज व्यक्ति मैंने शायद ही कभी देखा था, लेकिन इस व्यक्ति के भीतर भी एक जलता हुआ आत्मस्वाभाविक व्यक्तित्व था। इसका परिचय मुझे अगले दिन सुबह मिला। किंग की पत्नी मुझसे इतनी अप्रसन्न थी कि नाश्ते के दौरान ये लगभग असहनीय हो गया। जैसे ही उनके पति कमरे से बाहर गए, उनके मनोभाव स्पष्ट रूप से सामने आ गए। लंदन वापस जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन दोपहर 12:30 बजे की है, उन्होंने अचानक कहा। मैंने साफ तौर पर जवाब दिया, लेकिन मैं आज लौटने की योजना नहीं बना रहा हूं। इस महिला द्वारा खदेड़े जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यदि यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है तो वो अपनी बात पूरी किए बिना अत्यंत अभिमान के साथ मेरी ओर देखने लगी। मैं भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैंने कहा, मेरा विश्वास है कि अगर एवरार्ड को लगे कि मैं उसकी मेहमान नवाजी का अनुचित लाभ उठा रहा हूं, तो वो खुद मुझे ये बात कहेगा। क्या बात है? एवरार्ड कमरे में वापस आ गया। ऐसा लगा कि उसने मेरी बात सुन ली थी और हमारी दोनों की ओर देखकर उसने स्थिति को भांप लिया। उसके खुशहाल गोल चेहरे पर एक पल में एक अद्भुत आक्रामकता दिखाई दी। क्या तुम बाहर जाओगे, मार्शल? मेरा नाम मार्शल किंग है, ये अब बता देता हूं। जैसे ही मैं बाहर गया, एवरार्ड ने मेरे पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और तभी मैंने सुना कि वो अपनी पत्नी से तीखे स्वर में बात कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो मेहमान नवाजी का अपमान होने पर गहराई से आहत था। मेरा कोई इरादा नहीं था छिपकर सुनने का, इसलिए मैं बरामदे से नीचे उतरकर बगीचे में चला गया। कुछ देर बाद तेज कदमों की आवाज सुनकर मैंने मुड़कर देखा। महिला बाहर आई थी।
उनका चेहरा पीला और नजरें विस्फारित थी। मेरे पति ने कहा है कि मैं आपसे माफी मांगूं, मिस्टर मार्शल, उन्होंने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैंने तुरंत कहा, मिसेस किंग, कृपया इस पर और कुछ न कहें। उनकी काली आंखें अचानक चमक उठीं। मूर्ख, उन्होंने ये शब्द दबे लेकिन तीखे स्वर में कहा और फिर गर्व से भीतर चली गई। ये अपमान इतना अप्रत्याशित और सहनीय था कि मैं स्तब्ध होकर दरवाजे की ओर देखता रह गया। इतने में एवरार्ड बरामदे में आ गया। आशा है मेरी पत्नी ने अपने अनुचित व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगी होगी। हाँ हाँ, उन्होंने माफी मांगी, मैंने कहा। एवरार्ड ने मेरा हाथ पकड़ा और टहलने लगा। उसने कहा, तुम इस बात को दिल पर मत लो। अगर तुम यहां अपनी तय अवधि से 1 घंटा भी कम रहते हो तो मुझे बहुत दुख होगा। बात यह है, और इसे अपने भाई से छिपाने का कोई मतलब नहीं है, मेरी पत्नी बेहद ईर्ष्यालु स्वभाव की है। हमारे बीच कोई तीसरा आ जाए, वो इसे सहन नहीं कर सकती, चाहे वो पुरुष हो या महिला। तुम जानते हो उसे सबसे ज्यादा खुशी किसमें होगी? एवरार्ड ने कहा, अगर हम दोनों किसी निर्जन द्वीप पर समुद्र के बीच में बैठकर पूरी जिंदगी कहानियां सुनाते हुए बिता दे। इससे तुम समझ सकते हो कि वो कैसी है। ये किसी बीमारी जैसी है। तुम वादा करो कि इस बारे में और नहीं सोचोगे। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। तो फिर ये चुरूट जलाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपना पशु संग्रह दिखाता हूं। सारा शाम इसी काम में बीत गई। जितने पक्षी और सरीसृप बाहर से लाए गए थे, सभी को देखा। इनमें से कुछ पिंजरे में थे, कुछ पिंजरे के बाहर, और कुछ तो घर के अंदर खुलेआम घूम रहे थे। चलते चलते घास से अचानक कोई रंगीन पक्षी उछलकर सामने आ जाता या कोई अजीब जानवर झाड़ियों के पीछे छिप जाता तो एवरार्ड बच्चों की तरह खुश हो जाता। आखिर में हम महल के एक सिरे पर पहुंचे, जहां एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक भारी दरवाजा था, जिसमें खिड़की नुमा जाली लगी हुई थी, और उसके पास एक लीवर जैसा हैंडल था। मैंने ये भी देखा कि गलियारे में लोहे के फ्रेम में खड़े खड़े लोहों की लंबी कतार थी। अब मैं तुम्हें अपनी कलेक्शन की सबसे अनमोल चीज दिखाऊंगा, एवरार्ड ने कहा। पूरे यूरोप में इसका केवल एक और नमूना है। रॉटरडैम में इसका एक बच्चा था, लेकिन वो मर गया। ये एक ब्राजीलियन बाघ है। ये दूसरे बाघों से कैसे अलग है, तुम खुद देख लो, एवरार्ड हंसकर बोला। जाली खोलकर एक बार अंदर देखो। जैसे ही मैंने जाली के अंदर झांका, देखा कि एक बड़ा कमरा था। इसकी फर्श पत्थर से बनी हुई थी और दीवारों पर ऊपर की ओर जाली लगी छोटी खिड़कियां थी। कमरे के बीच में फर्श पर एक जानवर धूप सेंक रहा था। वो बाघ जितना बड़ा था, लेकिन उसका रंग गहरा काला था। उसका आकार विशाल होने के बावजूद उसकी हरकतें किसी पालतू बिल्ली जैसी लग रही थी। उसके मजबूत और मांसल शरीर में शक्ति और सुंदरता का अद्भुत संगम था, जिसने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं उसकी ओर से नजरें हटा नहीं पाया। जबरदस्त जानवर है ना? एवरार्ड ने पूछा। निस्संदेह, मैंने कहा। ऐसा अद्भुत जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ लोग इसे प्यूमा कहते हैं, लेकिन ये प्यूमा नहीं है। ये सिर से लेकर पूंछ तक 18 फीट लंबा है। 4 साल पहले ये काले फर का एक छोटा सा गोला था, जिसमें पीली पीली 2 मासूम आंखें थी। रियो नीग्रो नदी के पास एक घने जंगल में इसे एक व्यक्ति ने मुझे बेचा था। उसने इसकी मां को भाले से मार डाला था, लेकिन उससे पहले वो 11 लोगों को खा चुकी थी। तो इसका मतलब ये बहुत खतरनाक होता है। ये सबसे निर्दयी और खून के प्यासे जानवरों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के इंडियन जब इसका नाम सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। इस जानवर से ज्यादा उन्हें इंसानों पर भरोसा है। इसने अभी तक इंसान का खून नहीं चखा है, लेकिन एक बार चख ले तो इसकी पूरी प्रकृति बदल जाएगी। फिलहाल ये सिर्फ मुझे सहन करता है। जो इसका देखभाल करता है, बल्डविन, वो भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके मां बाप दोनों ही मैं हूं। ये कहते ही उसने मुझे चौंका दिया। दरवाजा खोलकर वो अंदर चला गया और तुरंत ही उसे बंद कर दिया। एवरार्ड की आवाज सुनकर विशाल जानवर खड़ा हो गया, जम्हाई लेते हुए अपना सिर एवरार्ड के शरीर से रगड़ने लगा। एवरार्ड भी बड़े स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। चलो टॉमी बाबू, अब अपने पिंजरे में जाओ। आदेश सुनते ही वो काले रंग का जीव कमरे के एक कोने में चला गया
और गार्डनुमा छत के नीचे कुंडली मारकर बैठ गया। फिर एवरार्ड बाहर आया और लीवर घुमाने लगा। उसके घुमाते ही गलियारे में लगे लोहे की सरियों की कतार दीवार के एक दरार से अंदर चली गई और छत के साथ जुड़कर एक पिंजरा बना दिया। अब एवरार्ड ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। कमरा अब एक खास गंध से भर गया था, जो इस तरह के जंगली जानवरों के ठिकानों में आमतौर पर पाई जाती है। यही व्यवस्था है, एवरार्ड ने कहा। दिन में वो पूरे कमरे में घूमता है और रात में उसे इस पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बाहर से लीवर घुमाने पर पिंजरे की दीवार हट जाती है और वो आजाद हो जाता है। अगर तुम उसे बंद रखना चाहो तो उसे पिंजरे में ही कैद रखा जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं लोहे की सरियों के बीच से हाथ अंदर डालकर बाघ को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एवरार्ड ने तुरंत मेरा हाथ खींच लिया। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं जो करता हूं वो कोई और नहीं कर सकता। ये हर किसी को अपना दोस्त मानने को तैयार नहीं है ना टॉमी? अच्छा, अब लगता है तुम्हें लंच की खुशबू आ रही है। जैसे ही गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई दी, बाघ एक झटके में खड़ा हो गया और छोटे से पिंजरे में चक्कर काटने लगा। उसकी पीली आंखें तीव्र और बेचैन थी और उसकी लंबी जीभ उसके खुले मुंह के टेढ़े मेढ़े दांतों के बीच से बाहर झांक रही थी। एक सेवक एक बर्तन में मांस का टुकड़ा लेकर आया और उसे सरियों के बीच से अंदर डाल दिया। बाघ ने हल्के से उसे अपने पंजे में उठाया और पिंजरे के कोने में जाकर उसे खाने लगा। मांस को खींचते और फाड़ते समय वो बीच बीच में खून से सने मुंह को उठाकर हमारी ओर देखता। मैं भी उसकी इस जंगली हरकत को टकटकी लगाकर देख रहा था। अब समझे कि मुझे टॉमी से इतना लगाव क्यों है। एवरार्ड ने कमरे से बाहर आकर मुझसे पूछा। आखिरकार मैंने ही इसे पाला है। इसे दक्षिण अमेरिका से यहां तक लाने में मुझे कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, लेकिन यहां आकर ये आराम से है। जैसा मैंने कहा था, पूरे यूरोप में इस विशेष बाघ जैसा कोई और नमूना नहीं है। चिड़ियाघर के लोग इसे खरीदने के लिए मुझसे गुजारिश करते रहते हैं, लेकिन मैं इसे देने के लिए तैयार नहीं हूं। खैर, अब मेरी बहुत बातें हो गई। चलो, टॉमी की तरह हम भी लंच करते हैं। दक्षिण अमेरिका से आए मेरे इस भाई को उसके जानवरों की दुनिया में इतना मग्न देखकर यह सोचना मुश्किल था कि इस दुनिया के बाहर भी कोई और दुनिया हो सकती है। लेकिन उसकी दुनिया के बाहर की हकीकत का अंदाजा मुझे उन ढेरों टेलीग्राम से हो जाता जो उसे मिला करते। दिन के किसी भी वक्त टेलीग्राम आ जाते और एवरार्ड खुद बड़ी उत्सुकता से उन्हें खोलता। कभी कभी लगता कि शायद वे घुड़दौड़ या स्टॉक मार्केट से संबंधित खबरें होंगी। कुल मिलाकर यह साफ था कि वह किसी ऐसे काम में भी शामिल था जो सुफोल के बाहर घट रहा था। मेरे वहां बिताए 6 दिनों में हर दिन 4 टेलीग्राम तो आते ही थे और एक दिन तो 7 आ गए। इन 6 दिनों में समय इतना अच्छा बीता कि भाई के साथ मेरे संबंध बहुत मधुर हो गए। हर रात हम बिलियर्ड रूम में बैठते और एवरार्ड मुझे अपनी अद्भुत यात्रा कथाएं सुनाता। सुनकर यकीन करना मुश्किल होता कि ये घटनाएं मेरे इसी सीधे सादे भाई ने जी है। उसकी कहानियों के बदले मैं उसे ग्रोवेनर मैंशंस के अपने जीवन के बारे में बताता। वो इतनी दिलचस्पी से सुनता कि बार बार कहता कि वो एक बार लंदन आकर मेरे साथ कुछ दिन जरूर बिताएगा। लंदन की हलचल भरी जिंदगी के प्रति उसका एक अजीब सा आकर्षण था। जाहिर है, इस मामले में मेरे जैसा गाइड उसे नहीं मिलेगा। आखिरी दिन मैं बात कहे बिना नहीं रह सका। मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और पूरी तरह से दिवालिया होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने उससे सलाह मांगी, लेकिन असल में मुझे कुछ नकदी चाहिए थी। लेकिन तुम तो लॉर्ड सादरटन के उत्तराधिकारी हो, है ना? एवरार्ड ने पूछा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी एक पैसा भी नहीं दिया। पता है, एवरार्ड ने कहा, उनके कंजूस होने की कहानी मैंने सुनी है। सच कहूं तो तुम्हारी हालत वाकई दयनीय लगती है। अच्छा, सादरटन की सेहत अब कैसी है? बचपन से ही सुनता आया हूं कि वो बेहद बीमार है। फिर भी अजब जिद्दी की तरह जिए जा रहे हैं। बेचारे तुम। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी बात सुनकर शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं। एवरार्ड हंसते हुए बोला, आज रात इस पर बात करेंगे। जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगा, वादा करता हूं। मुझे अब यह महसूस हो गया था कि विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसका कोई मलाल नहीं था,
क्योंकि मैं जानता था कि इस घर के एक सदस्य को मेरी विदाई का बेसब्री से इंतजार है। एवरार्ड की पत्नी की ईर्ष्यापूर्ण निगाहें मेरे लिए असहनीय हो चुकी थी। वो खुलकर मेरा अपमान तो नहीं करती थी, क्योंकि उनके पति का डर उन्हें रोकता था, लेकिन अपनी घोर जलन में उन्होंने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया था और ग्रेलेंस में मेरा समय असहज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खासकर आखिरी दिन उनका व्यवहार इस कदर बिगड़ गया कि अगर एवरार्ड से मदद का वादा न मिला होता तो मैं उसी दिन दोपहर की गाड़ी पकड़ लेता। यह घटना काफी रात को घटी। मेरे मेजबान ने आज अन्य दिनों की तुलना में कई ज्यादा टेलीग्राम प्राप्त किए। उन टेलीग्रामों को लेकर वो अपने स्टडी रूम में चला गया। जब वो बाहर आया तब तक घर के बाकी लोग सो चुके थे। मैंने सुना कि वो रोज की तरह घर के निचले दरवाजों को घूम घूम कर बंद कर रहा था। आखिरकार वो बिलियर्ड रूम में मेरे पास आया। उसका भारी शरीर ड्रेसिंग गाउन में लिपटा हुआ था और पैरों में तुर्की चप्पलें थी। उसने आराम कुर्सी पर बैठकर अपने सामने एक गिलास खींचा, जिसमें पानी की तुलना में विस्की का अनुपात ज्यादा था। क्या रात है भाई, एवरार्ड ने टिप्पणी की। ये बात गलत नहीं थी। पूरी हवेली के चारों ओर तेज हवा चल रही थी, जिसकी आवाज प्रकृति के किसी दर्द भरे करहाने जैसी लग रही थी। खिड़कियां थरथरा रही थी और बाहर के अंधकार के कारण कमरे की पीली रोशनी असामान्य रूप से तेज दिखाई दे रही थी। चलो तुम्हारी कहानी सुनते हैं, मेरे मेजबान ने कहा। हम दोनों यहां अकेले हैं। इस तूफानी रात में कोई हमें परेशान करने नहीं आएगा। तुम बताओ, फिर देखते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं। इस तरह प्रोत्साहित करने पर मैंने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। मेरे जिन लोगों से लेन देन थे, मेरे लेनदार, मकान मालिक, नौकर चाकर, कोई भी विवरण मैंने नहीं छोड़ा। मेरे पास मेरा नोटबुक था जिसमें सारी जानकारी थी। मैंने अपनी दयनीय स्थिति को बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझाया, लेकिन ये देखकर निराशा हुई कि श्रोता मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो जो भी टिप्पणी कर रहा था वे इतनी मामूली और अप्रासंगिक थी कि मुझे संदेह हुआ कि वो मेरी बातों को सुन भी रहा है या नहीं। बीच बीच में वो अचानक सतर्क होकर मेरी किसी बात को दोहराने के लिए कहता और उत्सुकता दिखाने का नाटक करता, लेकिन तुरंत महसूस होता कि उसका मन कहीं और है। आखिरकार वो अपनी कुर्सी से उठा, सिगार के बचे हुए हिस्से को फायरप्लेस में फेंक दिया और बोला, सुनो, हिसाब किताब की बातें मेरे दिमाग में नहीं बैठती। तुम पूरी बात को एक कागज पर लिख डालो और यह भी लिखो कि तुम्हें कितना चाहिए। जब सब कुछ सामने होगा तो समझने में आसानी होगी। यह सुझाव सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने सहमति दे दी। चलो अब सोने चलते हैं। देखो, हॉल के घड़ी में 1 बज रहा है। घड़ी की टन-टन की आवाज तूफान की गूंज को पार करते हुए सुनाई दी। तेज हवा की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उफनती नदी हवेली के पास से बह रही हो। सोने से पहले मैं बाग को एक बार देखना चाहूंगा, एवरार्ड ने कहा। तूफान उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम साथ चलोगे? चलो, धीरे से, बिना आवाज किए चलो। सब सो रहे हैं। फारसी कालीन से सजे हुए हॉल में एक लैंप जल रहा था। वो कमरा पार कर हम एक दरवाजे के जरिए अंधेरी गली में पहुंचे। गली में दीवार पर एक लालटेन टंगी हुई थी। एवरार्ड ने उसे उतारकर जला लिया। लोहे की सलाखें दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे समझ आया कि बाघ अब पिंजरे में बंद है। आओ अंदर, कहते हुए एवरार्ड ने बाघ के कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, एक गड़गड़ाहट भरी दहाड़ सुनाई दी, जिससे समझ आया कि तूफान ने बाघ का मूड खराब कर दिया है। कांपती हुई लालटेन की रोशनी में मैंने विशाल काले जीव को देखा, जो पिंजरे के एक कोने में भूसे के ढेर पर बैठा था। पीछे की सफेद दीवार पर उसकी बड़ी परछाई पड़ रही थी। बाघ की पूंछ कभी कभी हिलती, जिससे फर्श पर पड़ा भूसा इधर उधर बिखर जाता। बेचारे टॉमी का मूड ठीक नहीं है, एवरार्ड किंग ने हाथ में लालटेन आगे बढ़ाते हुए कहा। यह किसी बड़े दुष्ट राक्षस जैसा दिखता है ना? जब तक इसे खाना नहीं मिलेगा, इसका मूड ठीक नहीं होगा। रुको, जरा लालटेन पकड़ो। मैंने उसके हाथ से लालटेन ली और दरवाजे की ओर बढ़ गया। खाना बाहर ही रखा है, एवरार्ड ने कहा। मैं अभी 1 मिनट में आता हूं। यह कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया और उसी क्षण धातु की एक खटाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। आवाज सुनते ही कुछ पल के लिए मेरी धड़कन थम गई।
एक गहरे डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और विश्वासघात के ख्याल ने मेरा खून जमा दिया। मैं दरवाजे की ओर झपट पड़ा, लेकिन देखा कि कमरे के अंदर की ओर कोई हैंडल नहीं है। दरवाजा खोलो, मैं जोर से चिल्लाया। दरवाजा खोलो, शोर मत करो। बाहर गलियारे से आवाज आई, तुम्हारे पास रोशनी तो है, मैं यहां अकेला बंद नहीं रह सकता। सच में? एक तीखी हंसी के साथ जवाब आया, ज्यादा देर अकेले नहीं रहोगे, मैं कह रहा हूं, दरवाजा खोलो। मैंने फिर चिल्लाया। इस तरह का मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार एक उपहास भरी हंसी के साथ तूफान की गूंज को दबाते हुए मैंने एक यांत्रिक घरघराहट की आवाज सुनी। एवरार्ड किंग बाहर किसी लीवर को घुमा रहा था, जिससे लोहे की सलाखें खिसकाई जा रही थी। इसका मतलब बाघ अब पिंजरे में कैद नहीं रहेगा। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि लोहे की सलाखें धीरे धीरे खिसक रही थी। जहां पिंजरे की दीवार कमरे की दीवार से मिलती थी, वहां पहले ही 1 फुट का गैप बन चुका था। मैं बेताबी में आखिरी सलाख को पकड़कर उल्टी तरफ खींचने लगा। गुस्से और डर से मैं पागल हो गया था। दरवाजा दोनों तरफ से खींचने के कारण कुछ देर तक टिका रहा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लीवर घुमा रहा है और जल्द ही मेरी ताकत जवाब दे जाएगी। सलाख खींचते हुए मैं धीरे धीरे पत्थर की फर्श पर घिसटता जा रहा था। मन ही मन मैंने प्रार्थना की कि इस क्रूर व्यक्ति के हाथों मुझे मरना न पड़े। मैंने उसे बहुत मनुहार करके समझाने की कोशिश की कि मेरा उससे खून का रिश्ता है, मैं उसका मेहमान हूं। मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन जवाब में उसने और ज्यादा ताकत लगाई और एक एक करके लोहे की सलाखें बाहर खिसकती रही। खिंचाव के कारण मैं भी पिंजरे के सामने घिसटने लगा। आखिरकार जब मेरी कलाई दर्द से सुन्न हो गई और मेरी उंगलियां छिल गई, तो मुझे हार माननी पड़ी। एक तेज आवाज के साथ पिंजरे की दीवार पूरी तरह खुल गई। उसके बाद मैंने सुना कि एवरार्ड के जूते की आवाज गलियारे के अंत तक जाती हुई और फिर वहां के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। अब चारों ओर सन्नाटा था। बाघ अब तक पिंजरे के एक कोने में शांत बैठा था। उसकी पूंछ भी नहीं हिल रही थी। पिंजरे के सामने से एक आदमी को घसीटते हुए ले जाया गया। शायद यह दृश्य उसे बहुत अजीब लगा होगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब मुझ पर गड़ी हुई थी। जब मैंने सलाखें पकड़ रखी थी तो लालटेन नीचे रखती थी। लगा कि अगर लालटेन हाथ में होती तो शायद उसकी रोशनी से बचाव में थोड़ी मदद मिलती। लेकिन जैसे ही मैंने लालटेन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, बाघ ने एक जोरदार दहाड़ मारी। मैं तुरंत डर से पत्थर हो गया। बाघ और मेरे बीच की दूरी अब केवल 10 फुट थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसकी नजरें इतनी भयानक थी कि उनमें झांकने पर एक अजीब सा खौफ मन में घर कर जाता, लेकिन उनसे नजर हटाना भी मुश्किल था। संकट के इस चरम पल में मुझे लगा कि उसकी जलती आंखें कभी बड़ी हो रही हैं, कभी छोटी। ऐसा लगा जैसे उस अंधेरे में 2 चमकते बिंदु धीरे धीरे फैलकर कमरे के उस हिस्से को एक भूतिया आभा से भर रहे हों। और तभी मैंने देखा कि अब रोशनी नहीं रही। मतलब बाघ ने अपनी आंखें बंद कर ली। इंसान की अब पलक नजरों में एक विचित्र शक्ति होती है। शायद ये सच हो, या शायद बाघ के भीतर सुस्ती का कोई भाव आ गया था। कुल मिलाकर उसने हमला करने के बजाय अपने पंजों पर सिर रख लिया और आंखें बंद कर ली। मैं पूरी तरह स्थिर खड़ा रहा, डर से कांपते हुए। उसकी भयानक आंखें बंद होने के कारण अब मैं शांत मन से सोच पा रहा था। पूरी रात इस क्रूर जानवर के साथ मुझे यहां रहना होगा, मेरा मन कह रहा था। और जिस इंसान ने मुझे यहां फंसाया है, उसके इशारों से भी मैंने समझा था कि यह बाघ उसके मालिक जितना ही खतरनाक है। सुबह तक इसे रोके रखूं कैसे? दरवाजा तो खुलेगा नहीं, और वो लोहे की जाली वाली खिड़की भी मेरे किसी काम की नहीं। मुझे बचाओ चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं जिस हिस्से में था वो घर के बाहर था। घर और इस बाग के पिंजरे के बीच लगभग 100 फुट लंबा गलियारा था। और फिर इस तूफान और बारिश की आवाज के बीच मेरी आवाज कौन सुनता? अब केवल मेरी हिम्मत और सूझबूझ ही मेरा सहारा थी। ठीक इसी समय मेरी असहायता और बढ़ गई जब मेरी नजर लालटेन पर पड़ी। उसकी कांपती लौ देखकर स्पष्ट था कि अब ये अधिक समय तक नहीं चलेगी। शायद 10 मिनट और,
जो भी करना था मुझे इसी समय के भीतर करना था, क्योंकि अंधेरे में उस जानवर के साथ अकेले रहना मेरी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ देता। इस विचार ने मेरे पूरे शरीर को जड़ कर दिया। घबराहट में मैंने इधर उधर देखा। तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी जिसने मुझे थोड़ी सी आशा दी। इससे संकट से पूरी तरह छुटकारा तो नहीं मिल सकता था, लेकिन कम से कम अस्थायी रूप से सुरक्षा मिल सकती थी। जैसा मैंने पहले बताया, पिंजरे के दो हिस्से थे, एक छत और एक सामने की दीवार। दीवार को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन छत वाला हिस्सा अभी भी अंदर था। इस छत में कुछ इंच की दूरी पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी और उनके बीच की खाली जगह लोहे की जाली से भरी हुई थी। पिंजरे के एक कोने में यह छत अब भी मौजूद थी और बाघ उसी के नीचे बैठा था। पिंजरे की छत और कमरे की छत के बीच लगभग 2 हाथ की दूरी थी। अगर मैं किसी तरह इस छत पर चढ़ सकता तो मैं कम से कम पीछे, ऊपर और दोनों तरफ से सुरक्षित होता। केवल सामने का हिस्सा खुला रहता। इस तरफ से बाघ मुझे हमला कर सकता था, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि यह बेहतर होता, क्योंकि बाघ अगर कमरे में घूमता तो मुझे उसके सामने नहीं आना पड़ता। उसे मेरी पहुंच में आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। यह सब मुझे लालटेन बुझने से पहले ही करना था, क्योंकि उसके बाद यह काम मेरे लिए और मुश्किल हो जाता। जो होगा देखा जाएगा, मैंने सोचा, और एक झटके में छत के कोने को दोनों हाथों से पकड़कर किसी तरह खुद को ऊपर खींच लिया। मेरा चेहरा अब लोहे की जाली के बीच था। मैंने देखा कि बाघ का मुंह खुला हुआ है और उसकी भयानक आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थी। उसकी सांसों की दुर्गंध से मेरी नाक जल रही थी। जानवर के हाव भाव देखकर मुझे लगा कि उसमें गुस्से की बजाय जिज्ञासा अधिक थी। अब वो अपनी मांसपेशियों को हिलाकर खड़ा हो गया और पिछले पैरों पर खड़े होकर एक पंजा पीछे की दीवार पर रखा और दूसरा पिंजरे की छत की जाली पर मार दिया। इसके नतीजे में उसकी नाखून मेरी पतलून को छेदते हुए मेरे घुटने में गहरे जख्म कर गई। यह हमला नहीं था, बल्कि हमले की तैयारी जैसा लगा। मेरी चीख सुनते ही वो पंजा हटाकर एक छलांग में पिंजरे से बाहर कूद गया और पूरे कमरे में तेजी से चक्कर लगाने लगा। बीच बीच में उसकी नजर मुझ पर पड़ रही थी। मैंने खुद को दीवार से सटाकर इतना पीछे कर लिया जितना संभव था। जितना पीछे रहूंगा उसके लिए मेरी पहुंच में आना उतना ही मुश्किल होगा। बाघ की उत्तेजना लगातार बढ़ रही थी। उसकी तेज चाल और अस्थिरता से डर बढ़ता जा रहा था। लालटेन की लौ अब इतनी मध्यम थी कि उससे बाघ को देख पाना मुश्किल था। आखिरकार लालटेन ने एक बार चमककर बुझने का संकेत दिया और फिर पूरी तरह बुझ गई। अब अंधेरे में मैं और बाघ अकेले थे। खतरे के सामने जब यह यकीन हो जाए कि आप अपनी ओर से सब कुछ कर चुके हैं, तो फिर केवल अंजाम का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं बचता। इस समय मैं जिस स्थिति में था वही मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान था। मैं वहीं सिकुड़कर हाथ पैर समेटे सांस रोके पड़ा रहा। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराऊंगा तो शायद बाघ मुझे भूल जाएगा। अनुमानतः रात के 2 बजने वाले थे। सूरज उगने में अभी 2 घंटे बाकी थे। बाहर तूफान पूरी ताकत से चल रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की पर जोर से टकरा रही थी। कमरे के भीतर जहरीली जानवरों की गंध ने मुझे लगभग बेहाल कर दिया था। बाघ अब मेरी नजरों से ओझल था। उसकी कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने बाघ के बारे में सोचना बंद करके कुछ और विचार करने की कोशिश की। केवल एक ही विचार मेरे दिमाग में आया। मेरे चचेरे भाई की शैतानी, उसकी गहरी दुश्मनी और मेरी दुर्दशा के लिए उसकी चतुर साजिश। उसका हंसी खुशी का चेहरा अब एक निर्मम हत्यारे का रूप ले चुका था। जितना मैंने सोचा उतना ही उसके योजना की चतुराई मेरे सामने साफ हो गई। वो सभी के साथ सोने चला गया था, फिर गुपचुप वापस आया और मुझे उस बाग के कमरे में बंद करके चला गया। वो बड़ी आसानी से सबको घटना समझा देगा। बिलियर्ड्स रूम में बैठकर सिगार खत्म करने के बाद ही मैं उठा। उसने मुझसे विदा ली और गुड नाइट कहकर चला गया। मैं अपनी मर्जी से दिन के अंत में बाघ को एक बार देखने गया। पिंजरा खुला होने की बात जाने बिना कमरे में घुसा और इस वजह से फंस गया। इसके लिए उसे कौन दोषी ठहराएगा? और यदि उस पर शक भी हो तो कोई सबूत नहीं। 2 घंटे का समय जैसे कटने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार खसखसाहट की आवाज सुनकर मुझे समझ आया
कि बाघ अपनी खाल चाट रहा था। कुछ बार एक जोड़ी हरी आंखें चमकती दिखी, जिससे लगा कि वो मुझे देख रहा है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं। धीरे धीरे मुझे ये विश्वास होने लगा कि उसने शायद मेरे अस्तित्व को भुला दिया है या फिर मुझे नजरअंदाज करने का निर्णय ले लिया है। आखिरकार खिड़की से हल्की रोशनी कमरे में प्रवेश करने लगी। पहले दीवार पर दो धुंधले चौकोर आकार दिखे, फिर वे धीरे धीरे सफेद हो गए, और तब मैंने देखा कि मेरा सहवासी स्पष्ट हो रहा था और बाघ भी मेरी ओर देख रहा था। नजरें मिलने के अगले ही क्षण मैंने महसूस किया कि पिछली बार जो लगा था, उसकी तुलना में बाघ का मिजाज 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसे सुबह की ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और वो शायद भूखा भी था। कमरे के दूसरी ओर वो लगातार गरजते हुए तेजी से चक्कर लगा रहा था। पत्थर के फर्श पर बार बार उसकी पूंछ का जोरदार प्रहार हो रहा था। कोने तक जाकर मुड़ते समय उसकी निर्दयी निगाहें मेरी ओर आ जाती। मुझे समझ आ गया कि वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस निराशा के पल में भी इस खतरनाक पशु की चाल की अद्भुत सहजता, उसकी मजबूत काया की मूर्तिकला जैसी सुंदरता मुझे मोहित कर गई। इधर उसकी दबे हुए गरजती आवाज धीरे धीरे अधीर दहाड़ में बदल रही थी। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। क्या यही मेरी मौत का तरीका होगा? इस लोहे की सलाखों के ऊपर ठंड में कंपाते हुए मेरी आत्मा ने इस शोचनीय स्थिति से ऊपर उठने की कोशिश की, और मरते हुए व्यक्ति के विचारों में जो स्पष्टता आती है, उसका सहारा लेकर मैंने आत्मरक्षा का कोई तरीका सोचने की कोशिश की। सोचते सोचते एक ही उपाय सूझा कि यदि किसी तरह पिंजरे की दीवार को फिर से अंदर खींचकर लगा दिया जाए, तो वही मेरी एकमात्र बचत हो सकती है। क्या इसे खींचा जा सकता है? पर साथ ही मुझे यह भी एहसास था कि किसी भी हलचल से बाघ मुझ पर हमला कर सकता है। अत्यंत सावधानी से मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पिंजरे की उस दीवार को पकड़ा जो कमरे के अंदर रह गई थी। आश्चर्यजनक रूप से एक खींचने भर से वो थोड़ा मेरी ओर खिसक आई, लेकिन जिस असुविधाजनक स्थिति में मैं था, उसमें अधिक जोर लगाना मुमकिन नहीं था। एक बार और खींचने पर दीवार 3 इंच और खिसक आई। तब मुझे समझ आया कि दीवार के नीचे पहिए लगे हुए हैं। एक और बार जोर लगाया, उसी समय बाघ ने छलांग मारी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। बस कानों में एक गरज सुनाई दी, और मेरी आंखों के सामने एक जोड़ी चमकती हुई पीली आंखें और काले चेहरे पर दांतों के बीच लाल जीभ दिखी। बाघ के कूदने से मेरा लोहे का आसन कांप उठा। ऐसा लगा मानो ये अभी टूटकर गिर जाएगा। बाघ कुछ देर उसी स्थिति में रहा। उसका सिर और सामने के पंजे मुझसे कुछ ही दूरी पर थे, और पिछले पंजे पिंजरे की दीवार पर टिकने की कोशिश में अस्थिर थे। लेकिन छलांग सही नहीं पड़ी। बाघ उस स्थिति में ज्यादा देर नहीं टिक पाया। भयंकर गुस्से में उसने दांत किटकिटाए और जाल पर पंजे मारते हुए जोर से नीचे कूद गया। लेकिन फिर उसने मेरी ओर मुड़कर दूसरी छलांग के लिए खुद को तैयार किया। मुझे पता था कि अब मेरी आखिरी परीक्षा का समय आ गया है। बाघ एक बार कोशिश करके सीख चुका था, दूसरी बार वो गलती नहीं करेगा। मुझे बचने के लिए जो करना था, उसी पल करना था। मैंने तुरंत उपाय सोच लिया। पलक झपकते ही मैंने अपनी कोट उतारी और उसे बाघ के सिर पर फेंक दिया। उसी क्षण मैंने पिंजरे की छत से छलांग लगाकर दीवार के सरिये को पकड़कर पूरी ताकत से खींच लिया। जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसानी से दीवार कमरे के अंदर आ गई। मैं जितनी जल्दी हो सकता था उसे पिंजरे के दूसरी ओर खींच कर ले गया, लेकिन उस प्रक्रिया में मैं खुद पिंजरे के बाहर ही रह गया। अगर मैं अंदर होता तो शायद बच सकता था, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में मुझे जो कुछ पल रुकना पड़ा, उसी दौरान बाघ ने अपने सिर से कोट हटाकर मुझ पर झपट्टा मार दिया। मैंने पिंजरे का दरवाजा बंद कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाघ ने अपने पंजे की एक झपट से मेरी टांग का काफी हिस्सा ऐसे नोच लिया जैसे किसी रंदे से लकड़ी छील दी गई हो। अगले ही पल दर्द के मारे लगभग बेहोश होकर मैं पिंजरे के भीतर पड़े भूसे के फर्श पर गिर गया। मेरे सामने पिंजरे की सलाखें थी और उसके पार बाघ, जो बार बार गुस्से में उन पर वार कर रहा था। लगभग मृतप्राय अवस्था में मेरा डर खत्म हो चुका था। मैं बस देख रहा था कि बाघ अपना काला सीना सलाखों पर टिकाकर अपने पंजों से मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई बिल्ली चूहे को पिंजरे में फंसा देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करे।
बाघ के पंजे मेरे कपड़ों तक पहुंच रहे थे, लेकिन मेरी त्वचा तक नहीं। कहते हैं कि बाघ या ऐसे किसी हिंसक जानवर के हमले से घायल होने पर इंसान के शरीर में एक सुन्नता आ जाती है। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं नहीं रहा, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति ये दृश्य देख रहा हो कि बाघ अपनी कोशिश में सफल होता है या नहीं। धीरे धीरे मेरी चेतना लुप्त होने लगी और मैं एक भयानक स्वप्नलोक में पहुंच गया, जहां मेरे सामने सिर्फ बाघ का काला चेहरा और उसकी लपलपाती लाल जीभ थी। आखिरकार मेरे लिए इस यातना का अंत बेहोशी की स्थिति में बड़बड़ाने के साथ हुआ। अब सोचता हूं तो लगता है कि मैं शायद 2 घंटे तक इस तरह बेहोश रहा। मुझे होश आया उस तीव्र धातु की आवाज से जिससे मेरी इस मुसीबत की शुरुआत हुई थी। पिंजरे की दीवार वापस बाहर निकलकर अपनी जगह पर लग चुकी थी। फिर पूरी तरह से चेतना में आने से पहले ही मैंने देखा कि मेरे भाई का गोल, मुस्कान भरा चेहरा दरवाजे से झांक रहा है। वो जो कुछ देख रहा था उससे वो निश्चित रूप से हैरान था। बाघ कमरे के फर्श पर बैठा हुआ था और मैं पिंजरे के अंदर खून से लथपथ और फटे कपड़ों में पड़ा हुआ था। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके आश्चर्य की अभिव्यक्ति आज भी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट है। वो एक बार मुझे देखता, फिर बाघ को, फिर कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया और पिंजरे के पास आकर उसने फिर मुझे देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं जीवित हूं या नहीं। इस घटना का सटीक वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी हालत ऐसी थी कि सब कुछ ठीक से समझने की क्षमता नहीं थी। मुझे बस इतना याद है कि उसकी नजर अचानक मुझसे हटकर बाघ पर चली गई। शाबाश टॉमी शाबाश, एवरार्ड किंग चिल्लाया। फिर वो अचानक पीछे हटकर चिल्लाया, दूर हटो, बोल रहा हूं, दूर हटो। मूर्ख जानवर, तो अपने मालिक को नहीं पहचानता क्या? इस हालत में भी मुझे एवरार्ड की कही एक बात याद आ गई। अगर किसी जानवर को इंसान के खून का स्वाद लग जाए तो वो निर्दोष से खतरनाक दरिंदा बन जाता है। मेरे खून ने इस स्थिति को जन्म दिया था, लेकिन इसकी कीमत मुझे नहीं, मेरे भाई को चुकानी पड़ी। दूर हटो, बोल रहा हूं, एवरार्ड चीखा। दूर हटो शैतान, बाल्डविन, बाल्डविन, हे भगवान। इसके बाद मैंने देखा कि वो जमीन पर गिर गया। वो गिरा, उठा, फिर गिरा और उसके साथ वो खौफनाक आवाज, जैसे कपड़ा फाड़ा जा रहा हो। चीखों की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और अंत में जो आवाज सुनाई दी वो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जानवर की थी। इसके बाद जब मुझे लगा कि वो मर चुका है तो मैंने देखा कि एक भयानक पल में एक अधमरा, लगभग अंधा, खून से लथपथ इंसान पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भाग रहा था। इसके बाद मैं भी बेहोश हो गया। मुझे पूरी तरह ठीक होने में कई महीने लग गए। आज भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूं, क्योंकि उस ब्राजीलियन बाघ के साथ उस रात बिताने की निशानी के रूप में मुझे आज भी लाठी लेकर चलना पड़ता है। जब बाघ के परिचारक बाल्डविन और अन्य नौकर एवरार्ड की चीखें सुनकर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने मुझे पिंजरे के अंदर और बाघ के पंजों से एवरार्ड के बचे हुए हिस्सों को देखा। गर्म लोहे की छड़ों की मदद से उन्होंने बाघ को दबाव में लेकर दरवाजे के फांक से एक गोली मारी और उसे खत्म किया। उसके बाद मुझे पिंजरे के अंदर से निकाला गया और मेरे शयन कक्ष तक पहुंचाया गया। इस दौरान मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कई सप्ताह उसी घर में मौत से लड़ना पड़ा। क्लिप्टन से एक सर्जन आया और लंदन से एक नर्स। 1 महीने बाद मुझे स्टेशन तक पहुंचाया गया और वहां से मैं अपने घर ग्रोवेनर मिशन लौट आया। मेरी बीमारी के दौरान एक घटना मुझे याद है। ये इतनी स्पष्ट थी कि मैं इसे अपने भ्रम या विक्षिप्त अवस्था का हिस्सा नहीं मानता। एक रात जब मेरी नर्स कमरे में नहीं थी, दरवाजा खुला और एक लंबी कदकाठी की महिला अंदर आई। उनके शरीर पर विधवा का काला वस्त्र था। वो मेरे पास आई और झुककर देखा तो समझ गया कि वो वही ब्राजीलियन महिला है जिनसे एवरार्ड ने विवाह किया था। उनकी नजरों में जो दया और सहानुभूति मैंने देखी, वैसी कभी और नहीं देखी। क्या आपको होश है? उन्होंने पूछा। मैं बहुत कमजोर था, इसलिए कुछ बोलने के बजाय सिर हिलाकर हां का इशारा किया। मैं ये बताने आई हूं कि आपकी इस हालत के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। मैंने कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुरुआत से ही चाहती थी कि आप यहां न आए। मैंने अपने पति को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी,
ताकि आप उनके चंगुल में न फंसे। मैं जानती थी कि उन्होंने आपको क्यों बुलाया था। मैं जानती थी कि वो आपको कभी वापस नहीं जाने देंगे। मैंने उन्हें जितना जाना था, शायद कोई और नहीं जानता। मैं खुद उनकी यातना का शिकार रही हूं। ये बात आपको नहीं बता सकती थी, लेकिन मैंने आपके भले के लिए पूरी कोशिश की। आपने मेरा एक बड़ा काम किया है। मैं सोचती थी कि मेरी मौत के बिना मेरी मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन आपने मुझे उसके चंगुल से आजाद किया। मुझे खेद है कि आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन मैंने पहले ही कहा था, आप मूर्ख हैं, और आपने मूर्खता ही की। इतना कहकर वो अद्भुत महिला चली गई। मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। अपने पति की संपत्ति में से जो भी उनका अधिकार था, वो लेकर वो अपने देश लौट गई, और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। लंदन लौटने के कुछ समय बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं और दोबारा काम पर लौट सकता हूं। यह सुनकर मेरा मन ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि काम का मतलब था लेनदारों के आक्रमण को रोकने का संघर्ष। असली खबर मेरे वकील समर्स ने दी। यह खुशी की बात है कि आप फिर से स्वस्थ हो गए, समर्स ने कहा। मैं आपको बधाई देने का इंतजार कर रहा था। बधाई? तुम क्या कह रहे हो, समर्स? यह मजाक करने का समय नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो सच है, समर्स ने कहा। पिछले 1.5 महीने से आप लॉर्ड सादरटन हैं। आपकी बीमारी के दौरान मैंने ये बात नहीं बताई ताकि आपकी सेहत पर असर न पड़े। लॉर्ड सादरटन, इंग्लैंड के सबसे धनी और प्रतिष्ठित घरानों में से एक का वारिस। मैं अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर सका। फिर मुझे एहसास हुआ कि इस दौरान काफी समय बीत चुका है और मैं तो इस समय बिस्तर पर था। मैंने पूछा, तो लॉर्ड सादरटन का देहांत मेरी बीमारी के दौरान ही हुआ था? बिल्कुल उसी दिन, समर्स ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। वो एक चतुर व्यक्ति थे। क्या उन्होंने मेरी परेशानी का कारण समझ लिया था? लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। पारिवारिक कलह को बाहर उजागर करने का मेरा इरादा नहीं था। हाँ, ये बहुत अजीब बात है, उन्होंने फिर वही गहरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। आप जानते हैं कि अगर आप न होते तो एवरार्ड किंग को यह पदवी मिलती। अगर आप बाघ के पंजों में फंस जाते तो वही लॉर्ड सादरटन बनते। हाँ, ये सही है, मैंने कहा, और इस बात को लेकर वो काफी उत्सुक थे। समर्स ने कहा, मुझे पता है कि लॉर्ड सादरटन के सेवक के साथ उनका संपर्क था और वो बार बार टेलीग्राम भेजकर उसके मालिक की स्थिति की जानकारी लेते रहते थे। वो समय जब आप उनके घर पर थे, आप उत्तराधिकारी थे, और वो लॉर्ड सादरटन के बारे में बार बार पूछताछ कर रहे थे। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? निश्चित रूप से, मैंने कहा। और सुनो समर्स, अब तो काम शुरू करना होगा। मेरे बिल और नया चेकबुक निकालो। तो दोस्तों, ये थी ब्राजीलियन काला बाघ की रोमांचक कहानी, जो हमें एक खौफनाक लेकिन दिलचस्प सफर पर ले गई। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर मजा आया होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो कहानी कंपास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। साथ ही ऐसे ही और भी रोचक और अनोखी कहानियां सुनने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। दुनिया भर की बेहतरीन कहानियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए कहानी कंपास।